स्टडी विद शम्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड पे क्लास 12 की जो हिंदी है 100 मार्क्स की, आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, आप चाहे किसी भी फैकल्टी से हो, सभी का हिंदी सेम है। अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो आप पाओगे कि एक ही बुक से सभी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी में एक ही बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, इतना सा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का लेवल, पैटर्न थोड़ा सा भिन्न हो, थोड़ा सा अलग हो, लेकिन बुक जो है वो सेम ही है। और आपको ये बात पता होगा कि इसमें दो बुक हैं। बिहार बोर्ड में जो हिंदी है इसके सिलेबस में दो बुक शामिल है। एक बुक का नाम है दिगंत भाग दो और दूसरे का नाम है हिंदी साहित्य की कथा। पहला बुक जो है दिगंत भाग दो, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में वो इसी बुक से होता है। इस बुक में कितने सारे चैप्टर हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैंने सेपरेट अलग से बता दिया है। ओके, इस बुक का चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सारांश और प्रत्येक लाइन के व्याख्या को मैंने पहले ही बता दिया। पार्ट 1 के माध्यम से इस चैप्टर के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने बता दिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको एक बात बताया था कि इस चैप्टर में लगभग 10 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 10 हैं। पार्ट 1 में 5 कंप्लीट हुआ था, बाकी जो 5 बचा हुआ था वो इस पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रश्न पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ये उचित है? कुछ लोग होते हैं जो कि स्त्री को अहेरिन कहते हैं। अहेरिन का मतलब शिकारिन, और नागिन भी कह देते हैं। नागिन का मतलब जानते होंगे आप, और जादूगरनी से भी आप परिचित होंगे। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो कि महिलाओं को नागिन, जादूगरनी कह देते हैं। तो इनके पीछे कहने वालों की मंशा क्या होती है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या ये उचित है, हमें इसका उत्तर बताना है। आज मैंने खुद से प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, एक गाइड का सहारा लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास समय कम था, इसलिए मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला। जब मैं खुद से लिखता हूँ तो कुछ कठिन शब्दों की जगह सरल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। फिर भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत होता है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना करना है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलाने में सहायता मिलती है। कुछ लोग महिलाओं को नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं। इनसे महिलाओं की क्या होती है, अवहेलना होती है। इसकी इजाद मतलब आविष्कार इसलिए पुरुष करता है ताकि उसकी जो कमजोरी है वो छुपा रह सके। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये विकार दोनों में है। ये वाक्य थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है, तो इस जगह आप ये लिख सकते हो कि ये जरूरी नहीं है कि ये गुण सिर्फ स्त्रियों में ही हो। ये जरूरी नहीं है कि ये गुण सिर्फ स्त्रियों में ही हो, ये विकार दोनों में है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक, नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आखेट मतलब शिकार करना। आपने स्त्रियों को कभी शिकार करते हुए नहीं देखा होगा, अगर देख भी लिया हो तो कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो होता है शिकार करना, ये पुरुष का ही स्वभाव होता है। अतः स्त्री को इस निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। ये जो वाक्य है ये कठिन लग सकता है आपको, तो आप इसकी जगह सरल वाक्य लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि इस तरह स्त्रियों को कहना ठीक नहीं है, इस तरह की उपाधि स्त्री को देना ये उचित नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, 7वां प्रश्न देखिए, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। चैप्टर के व्याख्या को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित
और बाहर का जीवन निस्सीम यानी कि असीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी की अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। आसान सा प्रश्न है और उसका उत्तर भी काफ़ी आसान है। आप अगर 1 से 2 बार सुन लेते हो तो याद हो जाएगा आपको। ओके, अब 8वें प्रश्न को देखिए। 8वें प्रश्न में आपको प्रसंग स्पष्ट करना है। प्रसंग क्या होता है इससे पहले कई वीडियो में मैंने बता दिया है, और आपके एग्ज़ाम में ये प्रसंग वाले कितने प्रश्न होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं इसको भी मैंने सिलेबस वाले वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो, पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है। ओके, इस चैप्टर में भी 2 प्रश्न हैं जिसका प्रसंग आपको स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न तो ये है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। हमें प्रसंग स्पष्ट करना है। इसका प्रसंग क्या होता है अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने कई वीडियो में इसके बारे में बता दिया है। ओके, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इसका भी हमें प्रसंग स्पष्ट करना है। आइए इसके पहले उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली और ये कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस प्रवशता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे यह समझती कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार करा सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। ओके, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का उत्तर ये है, प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध। दूसरा पार्ट कौन सा है, यहाँ देखिए। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। आपके एग्जाम में ये पूछेगा, प्रसंग स्पष्ट करें। जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अब हमें इसका उत्तर बताना है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता यानी कि कायरता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण देवी कहलाती है, भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर कल्पना करता है जिसमें पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए
एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। ओके, 8वें प्रश्न में प्रसंग स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। इसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को आपने देख लिया है। आप इस तरह भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ शब्द आप अगर छांट दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, इस जगह अपना होना चाहिए। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। बताइए कैसे? उत्तर देखते हैं इसका। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। फिर समझिए इस जगह आप, जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है। जितने बड़े काम हैं लगभग ये पुरुष से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। चैप्टर में ये सारी बातों को मैंने विस्तार से बताया है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया कम करे तो ये संभव है। इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं उनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। 9वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर यह विनोद मिटाना चाहते हैं कि नर नारी दोनों अलग अलग हैं। नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं जिसे पुरुषों से हीन समझा जाता है। दिनकर यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी जो स्त्री को भोग्य मात्र समझता है। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और नहीं ये समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए उनके चिंतन की दृष्टि से दुखी होते हैं। दिनकर मानते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल कीर्ति है, यानी कि रचना है। इसमें विभेद अच्छी बात नहीं। साथ ही नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। दया, माया और सहिष्णुता। दया, माया, सहिष्णुता
और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। स्त्रियोचित ये शब्द मैंने चैप्टर में और प्रश्न उत्तर में भी कई बार प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है स्त्री के लिए उचित। शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए आप। स्त्रियोचित यानी कि स्त्री के लिए उचित कहा जाता है कि दया, माया, सहिष्णुता और कायरता ये सब स्त्री के लिए उचित है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पुरुषों में भी होना चाहिए ताकि अनावश्यक विनाश से बचा जा सके। ओके, कई बार मैंने इसका प्रयोग किया था तो सोचा कि इसका अर्थ भी बता दूं। शायद आप इसको जानते होंगे पहले से, नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक, इसका अच्छा पक्ष है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। ओके, 10 प्रश्न था इस चैप्टर में। 10 को आपने पढ़ लिया है पार्ट 2 के माध्यम से। पार्ट 1 में 5 प्रश्न और पार्ट 2 में 5 प्रश्न। इस तरह से इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट में एक बात मैं आपसे कहूँगा कि चैप्टर के व्याख्या को आप अवश्य पढ़ लिया कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।